हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और इस टॉपिक का संदर्भ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विषय है यह जीएस के पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, और इस कंटेस्ट में यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे, मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, आसियान का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास। ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसियान देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, और इसी को लेकर के यह जो चर्चा है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आसियान देश पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी लोकेशन में है जो कि जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से या फिर भू राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग एक एक करके उस पूरे एंगल पर बातचीत करेंगे, उस पूरे दृष्टिकोण पर बातचीत करेंगे, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आसियान देशों की जो अवस्थिति है वह किस तरीके से पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति के तौर पर नजर आती है। हाँ, यहां पर देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आसियान देश हैं इसमें 10 देश शामिल हैं, है ना। 10 देशों में कौन कौन से देश हैं अभी हम इसके बारे में भी एक एक करके बता देंगे। लेकिन जो चर्चा हुई है वह चर्चा क्या है कि इन्होंने पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया है, और इसी कारण से यह विषय यहां पर आपके लिए उपयोगी हो जाता है। यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों, यह किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो इंडोनेशिया के द्वारा आयोजित किया गया। और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया, तो ASEX 223, यानी कि आसियान सोलिडरिटी एक्सचेंज 23। आसियान सोलिडरिटी एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, आसियान एकजुटता अभ्यास। ध्यान रखिएगा कि यह जो एकजुटता है, यह एकजुटता किस कंटेक्स्ट में यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 स्तरों पर इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। पहला है कि भाई जो आसियान देशों को अक्सर जो जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण जो एक दयनीय स्थिति अक्सर इन देशों को झेलनी पड़ती है, चक्रवाती तूफानों का उनको नुकसान उठाना पड़ता है, इन सभी गतिविधियों में जो मानवीय सहायता के स्तर पर गतिविधियां चलाई जानी चाहिए, वो मानवीय सहायता के लिए ये सभी देश एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए आगे बढ़े, है ना। और इस दृष्टिकोण से यह जो एक पक्ष है वह पक्ष उभरता है इनकी एकजुटता के कंटेक्स्ट में। दूसरा, जो ये देश है, ये देश आपस में सैन्य गतिविधियों में भी एक दूसरे के साथ समन्वय को लेकर करके हाल के समय में बहुत ही अग्रसर हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि यह जो एकजुटता है यह सैन्य समन्वय के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर, यहां पर इन दोनों ही पॉइंट्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। सिंगापुर के दक्षिण में बाटम द्वीप नाम का एक आइलैंड है, और यहीं पर यह जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को संपन्न किया गया। ध्यान रखिएगा, कई बार लोकेशन के लेवल पे IAS एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए इस लोकेशन को ध्यान रखिएगा कि यह जो बाटम द्वीप है ये कहां पर है, सिंगापुर में है। और इस एक्सरसाइज को किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया है, तो इंडोनेशिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। ये 2 बातें आपको यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम एक नजर देखने की भैया जिस आसियान की हम बात कर रहे हैं, उन आसियान देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो ये आसियान है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। किस क्षेत्र की बात चल रही है, तो साउथ ईस्ट एशियाई क्षेत्र की बात चल रही है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात चल रही है। और इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में टोटल 10 देश शामिल हैं, जिनमें थाईलैंड है, सिंगापुर है, वियतनाम है, फिलीपींस है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, कंबोडिया है और लाओस है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो म्यांमार है, यह म्यांमार भी आसियान देशों के ही अंतर्गत आता है, यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कई बार बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई म्यांमार भारत से टच करता है, इसलिए हो सकता है कि यह दक्षिण एशियाई रीजन में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो म्यांमार है यह सार्क देशों के अंतर्गत भी नहीं है, क्योंकि सार्क देश दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। यहां पर इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, कई बार इस तरीके से सवाल पूछा गया है
है ना। सार्क देशों में म्यांमार नहीं है, जबकि आसियान देशों में म्यांमार है और बांग्लादेश नहीं है ना। तो म्यांमार जो है यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर भी उत्पन्न होता है। इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा जब हम बात करें कि भैया ये जो अभ्यास आयोजित किया गया, इस अभ्यास का मकसद क्या था, मैंने आपको अभी दो जो अहम पहलू हैं इस एक्सरसाइज के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया भी कि मानवीय सहायता और दूसरा सैनिक समन्वय, जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है, इस कंटेक्स्ट में यह जो अभ्यास है अपने आप में बहुत ही उपयोगी माना जा रहा है। और इसी दृष्टिकोण से मानवीय आपदा प्रतिक्रियाओं और देशों की सेनाओं के बीच में किस तरीके से सहयोग को और बेहतर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, वह इस अभ्यास का एक महत्वपूर्ण एजेंडा था। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं दोस्तों, ये जो क्षेत्र है यह क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है ना। अभी मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा कि यह जो क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर के आसपास का क्षेत्र है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नि मेखला के तौर पर भी जानते हैं। प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला उसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह भूकंपीय क्षेत्र है और ऐसे में जहां एक तरफ भूकंप की गतिविधियां भी होते रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो चक्रवातीय तूफान है या फिर अन्य स्तरों पर जो मौसमी घटनाएं हैं ये घटित होती रहती हैं और इसके कारण जान माल की हानि भी अक्सर इन देशों को उठाना पड़ता है ना। और इस लिहाज से यहाँ पर जो नियमित रूप से गंभीर मौसम, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की स्थिति बनती है, उससे यहाँ की जनता प्रभावित होती है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह प्रभावित होती है ना। इसके अलावा क्षेत्र की संवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक तीव्र तूफानों की संभावना यहाँ पर बनी रहती है ना। देखो इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊं कि 2019 में इंडोनेशिया के शहर पालू और उसके आसपास में भूकंप और सुनामी में हजारों लोगों की जान चली गई थी। इसी प्रकार 2013 में भी फिलीपींस में एक हैयान नाम का तूफान आया था, जिसके कारण 5000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। ये सब एक बानगी है इस पार्टिकुलर क्षेत्र में, जो एक अस्थिरता दिखती है मौसमी स्तर पर या फिर जो भूकंपीय गतिविधियां होती हैं उसके स्तर पर, जो एक अस्थिरता दिखती है उस कंटेक्स्ट में। यहां पर मैं अभी आपको बता रहा था कि यह जो क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर के तौर पर भी जाना जाता है। यह प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है, यह जो इलाका है यह पूरा आप यहां पर देख सकते हैं, है ना। यदि हम पृथ्वी के सपाट तौर पर देखें तो फिर यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का ये क्षेत्र है और यहाँ पर इधर जो आप देख रहे हैं यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशियाई से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह ऑस्ट्रेलिया है और ये आप जो पूरा इलाका देख रहे हैं यह है दक्षिण पूर्वी एशियाई का इलाका, है ना। और यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र रिंग ऑफ फायर के तौर पर जाना जाता है, जिसका असर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। ठीक है, यहां पर हमें इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि भैया इस अभ्यास में आसियान सॉलिडरिटी एक्सरसाइज में किन देशों ने हिस्सा लिया, तो निश्चित तौर पर सभी देशों ने, सभी 10 जो देश हैं आसियान के, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया भी, ये सभी देशों ने इसमें हिस्सा लिया। ध्यान रखना कि ये जो देश हैं इन सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर भागीदारी की थी, यानी कि सभी की एक समान भागीदारी नहीं थी, है ना। सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर भागीदारी की थी। यह भी हमें समझने की जरूरत है कि सभी देशों ने इसमें अपने अपने जहाज नहीं भेजे हैं, है ना। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर उभर कर सामने आ जाती है, वो ये कि तिमोर लिस्ते जो है, जो अभी 2025 तक इस संगठन में शामिल होने की संभावना रखता है, यह भी इस अभ्यास में शामिल था, है ना। और जो म्यांमार है, म्यांमार को इस अभ्यास में एक पर्यवेक्षक के तौर पर ही शामिल होने की अनुमति दी गई थी। क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि हम जानते हैं कि फरवरी 2021 में जिस तरीके से म्यांमार में एक सैन्य तख्तापलट होता है, उसके बाद आसियान देशों के द्वारा म्यांमार में इस गतिविधि का विरोध किया जाता है और वह जो विरोध है वह आज तक हम देख रहे हैं। और इन्हीं परिप्रेक्ष्यों में म्यांमार को इस अभ्यास के अंतर्गत केवल एक ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर ही शामिल होने के लिए परमिट किया गया था, हाँ। इसलिए इस बात को भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब एक नजर हम ये भी समझें कि आसियान देशों की सेनाओं को एक साथ लाने की जो चुनौतियां हैं वह चुनौतियां क्या कुछ करती हैं। यहां पर देखो ध्यान रखना कि कई सारे जो देश हैं इन एशियान कंट्रीज में
कई सारे ऐसे देश हैं जो कि अपने अपने स्तर पर रणनीतियों का निर्वहन करते हैं। किसी भी दूसरे देश के साथ उनका अपना भी द्विपक्षीय संबंध होता है और ऐसे में एक चुनौती, एक चैलेंज जो है टोटलिटी में निकल करके सामने आती है। देखो, जैसे कि हम बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर जो है वह अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार मंगवाता है ना। वहीं दूसरी तरफ जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की तट रेखा लंबी और इसके कारण इसकी सुरक्षा का मामला है ना। इंडोनेशिया चाहता है कि भाई हमारा जो क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है, तो ऐसे में हम भी तो अपने क्षेत्र की सुरक्षा करेंगे ना। बिना सुरक्षा के कैसे हम सही तरीके से अपनी जो वैदेशिक नीति है इसका सही तरीके से हम पालन कर पाएंगे। तो इसे अपने क्षेत्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और साथ ही जो थाईलैंड जैसे देश हैं, है ना, थाईलैंड भी अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार की आपूर्ति करता है। अमेरिका से हथियार की आपूर्ति, है ना। वहीं दूसरी तरफ जो फिलीपींस है, अमेरिका को अपने द्वीपों तक पहुंच है ना। इसके अलावा जो वियतनाम है और जो म्यांमार है, ये रूस से हथियार की आपूर्ति करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ये जो एक वस्तु स्थिति है अलग अलग देशों के स्तर पर, सिंगापुर हुआ या फिर इंडोनेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, फिलीपींस हुआ या फिर वियतनाम और म्यांमार हुए, इन सभी देशों के स्तर पर अपने अपने संदर्भ में, अपनी अपनी वैदेशिक नीति के संदर्भ में जो एक रणनीति है उस रणनीति को फॉलो करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जो और चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि अभ्यास जो अभी हाल ही में हुआ है इसका कुछ भू राजनैतिक निहितार्थ यानी कि जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी हमें समझने की जरूरत है। दोस्तों, हम ध्यान में रखिएगा कि यूएसए और चीन के बीच लंबे समय से एक विवाद की स्थिति बनी हुई है ना। चीन के बीच विवाद, और ऐसे में जब कुछ देश अमेरिका के सहयोग से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वहीं कुछ और देश चीन के साथ में भी अपना सहयोग नहीं छोड़ना चाहते हैं और ऐसे में एक तनाव की भी स्थिति उभरती है। दूसरी तरफ जो दक्षिण चीन सागर है ना, दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव, है ना। अभी हम लोग मानचित्र के माध्यम से भी देखेंगे कि किस तरीके से दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी पैठ को मजबूत करना चाहता है ना। इसके अलावा तीसरी बात यह भी है कि दक्षिण चीन सागर में तेल, गैस, बहुमूल्य संसाधनों की उपस्थिति, अब ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि इस पार्टिकुलर रीजन में खींचतान क्यों नहीं होगा। भाई, इस पूरे क्षेत्र में जो यह एक बहुमूल्य भंडार है, इस बहुमूल्य भंडार को लेकर के
ये जो तमाम देश हैं, इन तमाम देशों में अपने अपने स्तर पर अधिकार जताने की कोशिश की जाती रही है और इसमें चीन सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है ना। तो इस कंटेक्स्ट में यह जो अभ्यास है, यह अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? इसके अलावा एक जो और महत्वपूर्ण पक्ष है वह यह है कि इस पार्टिकुलर क्षेत्र में ऑकस और क्वाड की भूमिका है ना। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि आसियान अपना महत्व, अपनी प्रासंगिकता इनके पैरेलली बना सकेगा? क्या ऐसा संभव है? और यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह के तौर पर उभरता है। भाई, जो क्षेत्र उनका अपना है, उस पार्टिकुलर रीजन में बाहर से आने वाले जो देश हैं, उन देशों का यदि प्रभाव, उनका यदि वर्चस्व ज्यादा होने लगेगा तो क्या वे अपनी प्रासंगिकता रख पाएंगे या उसे खोने का डर उन्हें लगेगा? हाँ या ना? तो यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संदर्भ में जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का यह संगठन है ऑकस, वही दूसरी तरफ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का जो संगठन है क्वाड, इनकी भूमिका के कारण आसियान की प्रासंगिकता पर एक क्वेश्चन मार्क भी उभरता है। ऐसे में यह जो अभ्यास है, यह अभ्यास आसियान देशों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक के तौर पर सामने उभरता है ना। इसलिए इस बात को भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि क्या आसियान अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए इस तरीके के अभ्यास को और आगे निरंतरता प्रदान करेगा और उसको लेकर करके उसमें और कुछ परिवर्तन करने की क्या दरकार सामने आती है। इसके अलावा यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो आसियान देश हैं, यह किसके पक्ष में ज्यादा झुके? आसियान देश किसका पक्ष लें, यह भी एक सवाल है ना। वे अमेरिका का पक्ष ज्यादा ले या फिर चीन का पक्ष ज्यादा ले? किसका पक्ष ज्यादा ले? आज जो दुनिया है, आज की दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड को महत्व दे रही है। बहुध्रुवीय विश्व के अंतर्गत ये जो देश हैं, ये देश किसको अधिक तरजीह दें? किस सीमा तक वे अमेरिका का साथ दें, किस सीमा तक वे चीन का साथ दें या फिर किस सीमा तक वो भारत का साथ? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो चीन है, चीन के साथ भी इन आसियान देशों की बहुत अच्छी तरीके से मित्रता नहीं उभरती है, क्योंकि चीन के साथ भी इनका एक डिस्प्यूट दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र में देखा जाता है। इसको अभी हम लोग देखते भी हैं, उसको समझते भी हैं। आसियान की जो चुनौतियां हैं और जो चीन है, निश्चित तौर पर यहां पर समझने की जरूरत है कि 9 डैश लाइन को लेकर चीन का दावा है ना। 9 डैश लाइन क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इसके साथ ही शांति और व्यापार दोनों स्तर पर चीन के साथ समन्वय की चुनौती है ना। व्यापारिक गतिविधियों में भी हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें और वहीं पर विवाद को किस तरीके से हम निपटाने की ओर आगे बढ़ें, यह दोनों यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। इन सभी मुद्दों को हमें समझने की जरूरत है। अभी हाल के समय में मैं आपको बताऊं कि फिलीपींस के क्षेत्र में जो उसका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है, EEZ माना जाता है, उस पार्टिकुलर रेंज में चीन के द्वारा इस तरीके से एक घेराबंदी लगा दी गई। आप ये जो व्हाइट देख पा रहे होंगे, यह एक तरीके से घेराबंदी है। फ्लोटिंग बैरियर इसे कहा जाता है। और इस फ्लोटिंग बैरियर के माध्यम से चीन ने कोशिश की कि फिलीपींस के मछुआरे इस पार्टिकुलर रेंज में मछली वो ना पकड़ पावे, है ना। और इस कंटेक्स्ट में यहां पर ये जो चुनौती है, यह चुनौती निकलती है, उभरती है। साथ ही इसके अलावा और भी जो पक्ष हैं वो हमें यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जिस 9 डैश लाइन की मैंने आपके साथ बात की, वह यह पार्टिकुलर रेंज है। यहां पर यह जो अलग अलग क्षेत्र है, इसको 9 ऐसे मानचित्र पर ऐसे 9 डैश
9 डैश के माध्यम से डिनोट किया गया है। और इस पार्टिकुलर रेंज में जो भी द्वीप हैं, इन सभी द्वीपों पर और इन सभी महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र या फिर गैस क्षेत्र पर चीन अपनी दावेदारी पेश करता है। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के देश हैं, चाहे वो मलेशिया है, चाहे वो वियतनाम है, चाहे वो फिलीपींस हैं, ये सभी इन क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों पर अपना अपना दावा भी दर्शाते हैं। और इस कारण से चीन और बाकी के जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, इनके बीच में एक तनातनी की भी स्थिति उभरती है। तो इसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें, यह एक चिंता वाली बात यहां पर निकल के सामने आती है ना। तो इस चर्चा के माध्यम से यहां पर हम समझ पा रहे हैं कि आखिर जो ASEX यानी कि आसियान सॉलिडरिटी एक्सचेंज 2023 का आयोजन किया गया, इस आयोजन के पीछे का मकसद क्या था और इस मकसद के लिए इन देशों ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, क्या कुछ चैलेंजेस इस पार्टिकुलर रेंज में यहां पर दिखते हैं अमेरिका के कंटेक्स्ट में, और बाकी जो चीन का परिप्रेक्ष्य है वह चीन का परिप्रेक्ष्य किस तरीके से यहां पर उभरता है, और ऑकस और क्वाड के परिप्रेक्ष्य में आसियान देशों को किस तरीके से एक संतुलन की नीति बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका और चीन है वह इस क्षेत्र में कितना अपने भू राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी पहलुओं को यहां पर हम लोगों ने एक एक करके विचार करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। यदि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने क्वेरीज मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।